Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a sample paper, Class 8th New NCERT for Social Science, Exploring Society India and Beyond. इसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो हाफ ईयरली या टर्म 1 का जो एग्जाम है उसमें आएगा। और भी सेट्स ये तो एक फर्स्ट सैम्पल पेपर है, इसके और भी सेट्स मैंने अपलोड किए हैं या कर दूंगी एक दो दिन में। ये आप सेकंड चैनल जो है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो भी चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे उसकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, कि एग्जाम कैसे आता है, कैसे हमें पेपर में लिखना है। सो चलिए देखते हैं सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर ये जो मैंने पेपर बनाया है 65 मार्क्स का आ सकता है। सभी स्कूल्स में अलग अलग सिस्टम है ना। मैंने 65 मार्क्स का बनाया है, 2.5 आवर्स का टाइम दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ होते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मार्क्स जो है वो लिखे हुए हैं आगे, फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक मार्क्स जो है वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो 10 मार्क्स हैं टोटल, 5 क्वेश्चन है उसमें। फिफ्थ में 5 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, और सिक्स्थ में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ओके, सो पहला रहेगा कि हमें सही ऑप्शन चुनना है, दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स है, तीसरे में हमें 1 वर्ड और फ्रेज लिखना है या फिर फ्रेज में आंसर करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2-3 सेंटेंसेस में आंसर करना है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे 3 से 4 सेंटेंसेस में, और क्वेश्चन 6 5 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। नाउ कुछ टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो पहले पेपर देखकर घबराना नहीं है, डोंट पैनिक। ओके, आपको घबराना नहीं है। जो भी पेपर आया है सबसे पहले, जैसे ही आपकी मैम आपको या सर आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले पेपर को एक गो थ्रू देना है। गो थ्रू क्या होता है? जैसे अभी मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये करना है, थर्ड में ये करना है, फोर्थ में ये करना है। अब जैसे सिर्फ मैंने इतना बताया, आप फटाफट देख लेंगे कि कौन, जैसे नॉन रिन्यूएबल है यहाँ, फिर बैटल ऑफ सराय घाट, ऐसे कुछ चीजें थोड़ा बहुत देख लेंगे, फटाफट सॉल्व नहीं करना है कि कहाँ पे क्या आया हुआ है, ये आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या चीजें दी गई हैं, ऐसे एक पेपर को ओवर थ्रू ले लेंगे। ठीक है, देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? सबसे पहले तो ट्राई करना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें आता है तो वहीं से हम स्टार्ट करें, सीक्वेंस में स्टार्ट करें। नहीं तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, मान लीजिए क्वेश्चन 4 आ रहा है, इसका फर्स्ट वाला अच्छे से आ रहा है, सो स्टार्ट विद द, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है ना, स्टार्ट विद द बेस्ट क्वेश्चन, या फिर जो आपको अच्छे से आता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो हमें अच्छे से आता है ना, तो हम उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, टाइम लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये और अच्छे से आता है और अच्छे से लिख देते हैं। एक बात बताइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप कितना ही अच्छा लिख लो, कितना ही उसमें पूरा पेज भर दो, डायग्राम्स बना लो, 5 मार्क्स से ज्यादा मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने टाइम वहां पर लॉस कर दिया और दूसरे क्वेश्चन छूट गए, मान लीजिए एक 5 मार्क का क्वेश्चन छूट गया या 2 छूट गए, तो 10 मार्क्स आपके सीधे सीधे कट जाएंगे, राइट, डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट को फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना है। क्यों? जब भी हम पेपर करते हैं तो किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी टाइम फ्रेम में हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? सो एट लास्ट जब पेपर फिनिश हो जाए, कम से कम 2 टाइम्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स रिविजन। आपको 5-7 मिनट बचा के चलना है लास्ट में, कि मैं पेपर में एक बार रिवीजन कर लूं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, मैंने जो वर्ड लिमिट्स बोली है उसमें आंसर करा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर सही से लिखा है कि नहीं, राइट। नहीं तो सही क्वेश्चन लिखने के बाद भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप याद रख सकते हैं एग्जाम में, और घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। 5 क्वेश्चन है, इनमें 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें सही आंसर हमें ढूंढना है। तो मैंने यहाँ आंसर्स दे दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, Which of these is a non-renewable resource? Non-renewable इनमें कौन सा है? Wind, solar energy, petroleum या forest? Petroleum is non-renewable. क्या होते हैं non-renewable resources? मुझे comment section में बताइएगा। Battle of सराय घाट 1671 जो है किसके बीच में लड़ा गया था? मुगल्स एंड मराठा, राजपूत, अहोम्स या सिख्स? अहोम के बीच में। Then which of these is an example of localized resources? लोकलाइज रिसोर्सेज के क्या एग्जाम्पल है? सनलाइट, कोल, एयर और वाटर। कोल लोकलाइज मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाना, तो कोल किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। देन हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336? आपको ये 2 नाम याद रखने, हरिहर एंड बुक्का।
ठीक है। हरियर और बुक्का जो थे वो विजयनगर एम्पायर की स्थापना उन लोगों ने की थी, ठीक है। फिर विच टर्म रेफर्स टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम ड्यूरिंग मुगल रेन। जब मुगल पीरियड था उस समय में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? खालसा, जजिया, इक्ता या हुंडी? जजिया कहा जाता था, ठीक है। सो आई होप कि सबने ये चैप्टर्स अच्छे से देखे हैं, वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो उसको प्लीज रिवाइज करिएगा, तभी ये टॉपिक्स जो है आपके क्लियर होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में डैश, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो डैश रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग डिप्लीटेड। कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिना खत्म हुए हम बार बार यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन? खालसा किसने फॉर्म किया था 1699 में? मिनरल्स जैसे आयरन और बॉक्साइट जो है ये कैसे रिसोर्सेज हैं? बैटल जो तलीकोटा का हुआ था किस ईयर में हुआ था? फिर मुगल एम्पायर जो थे किसने ताजमहल बनवाया था? तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले जो बार बार यूज होते हैं रिसोर्सेज उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। खालसा गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में स्टार्ट किया था। मिनरल्स जैसे आयरन और या बॉक्साइट है ये एबाइटिक रिसोर्सेज है। देन बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में हुआ था और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें वन वर्ड या एक फ्रेज में आंसर करना है। अबायोटिक रिसोर्सेज एक हमें एग्जांपल देना है। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन था वो बताना है। मुगल पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, कौन सी मुगल पॉलिसी थी जो अकबर ने? रिलीजियस टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सभी धर्मों को बराबर समझना या बराबर से सबको देखना। What do we call the practice of granting land in exchange of services in the Sultanate? Then name one important port city during the Vijayanagar period. चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। So एबायोटिक में आ जाएगा आयन और। फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल पॉलिसी अकबर ने जो स्टार्ट की थी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए उसका नाम है सुलेही कुल। फिर इक्ता प्रणाली जो थी इसमें क्या होता था? ग्रांटिंग लैंड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, जैसे मान लो कि सेना का कोई व्यक्ति है आर्मी का, तो उनको बदले में सैलरी की जगह लैंड ग्रांट दिया जाता था जिसे इक्ता कहते हैं। देन हमें एक सिटी, पोर्ट सिटी बतानी थी जो विजयनगर पीरियड के दौरान थे, तो कलिकत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2-3 सेंटेंसेस में आंसर देने हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये अभी मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरेट नेचुरली, ये नेचुरली होते हैं, एग्जांपल सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, एग्जांपल कोल। ये फाइनाइट है मतलब लिमिटेड है और ये अगर खत्म होते हैं तो इनको बनने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं, किनको? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। फिर सेकंड है औरंगजेब कौन था और उसकी कोई एक पॉलिसी बतानी है जिससे लोगों के बीच में डिसकंटेंट हो गया था, मतलब लोग खुश नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक मुगल एम्पायर था। इसका समय यहाँ पर दिया हुआ है। नोन फॉर वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा जमीन पे कब्जा करना, जमीन को हड़पना, जीतना, इसके लिए जाना जाता है। ही री इम्पोज जजिया, जजिया एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी उसमें रिसेंटमेंट आया, आक्रोश आया, गुस्सा आया among certain communities, जिनके ऊपर टैक्स लग रहा था वो लोग गुस्सा हो रहे थे कि जजिया को दोबारा से उसने लागू कर दिया था। अकबर ने इसको बंद कर दिया था, औरंगजेब ने उसको दोबारा से रिवाइव किया जिसकी वजह से रिसेंटमेंट या डिसकंटेंटमेंट आया, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन एफोरेस्टेशन हेल्प इन रिसोर्सेज कंजर्वेशन। एफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को दोबारा से लगाना, ये कंजर्वेशन में रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, सेव करने में कैसे मदद करता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो एफोरेस्टेशन ये इंक्रीज करता है ग्रीन कवर को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। इट ऑल्सो एनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को भी ये रिड्यूस करता है, कम करता है और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाकर रखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 आउटकम्स ऑफ बैटल ऑफ तलीकोटा। तलीकोटा जो बैटल हुआ था, अभी हमने इसका ईयर भी देखा था, प्लीज राइट डाउन राइट नाउ की देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इसके 2 आउटकम्स हमें बताने हैं, तो इसका आंसर है बैटल ऑफ तलीकोटा इन 1565 एंडेड विजयनगर's डोमिनेंस, इट्स कैपिटल हम्पी वाज डिस्ट्रॉयड एंड सदर्न किंगडम वीकेंड। ये 2 चीजें हुई, एक तो कैपिटल जो था हम्पी वो डिस्ट्रॉय हो गया और दूसरा सदर्न किंगडम जो है वो वीकेंड, एकदम कमजोर हो गया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें आपको पॉजेज लेने हैं, जहां पर क्वेश्चन वाली स्लाइड है आपको रुकना है,
खुद से आंसर करने का ट्राई करना है, तब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि सीधा आंसर्स देखते चले जा रहे हैं, राइट। नाउ लास्ट वन इज मेंशन एनी 2 वेज इन विच पोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू मिडिवल ट्रेड। मिडाइवल समय जो था उस वक्त जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी, व्यापार वगैरह हुआ करते थे, उसमें पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे का एरिया है जहां पर नाव में सामान लोड होती है या समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, तो इसने ट्रेड में कैसे हेल्प किया। तो इसका आंसर लिख देंगे, मेडिवल पोर्ट्स लाइक सूरत, कैलिकट एनेबल्स ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज मतलब समुद्र के पार जाकर व्यापार करना। कनेक्टेड इंडिया टू ग्लोबल मार्केट, इंडिया को जोड़ा किससे, ग्लोबल, ग्लोबल यानी पूरे विश्व में जो मार्केट्स है उससे जोड़ा। एंड फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन। और फैसिलिटेट किया मतलब बहुत आसान कर दिया, स्पाइसेस यानी मसालों का ट्रेड, टेक्सटाइल यानी फैब्रिक्स का ट्रेड, और प्रीशियस स्टोन जो कीमती पत्थर होते हैं उनका व्यापार आसान हो गया इन जो पोर्ट सिटीज थे उनकी वजह से। ओके, सो ये हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3-4 सेंटेंसेस में आंसर करने हैं, 5 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, ठीक है। पहला है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को बचाने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों जरूरी है। सो इसका आंसर है, वाटर कंजर्वेशन इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। पीने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्री के यूज के लिए पानी की जरूरत होती है, तो अगर हम कंजर्व करते हैं तो इससे पानी अवेलेबल रहेगा इन सारी यूजेस के लिए। ये सूखे से बचाते हैं, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं, रिड्यूस करना मतलब कम करना, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे तो उसको कम करते हैं। ओवर वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी के कारण जो लड़ाइयां हैं उनमें कमी आती है। मेथड्स इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये पानी को कंजर्व तो करना है, लेकिन करना कैसे है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचा लो। ड्रिप इरिगेशन मतलब जब सिंचाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी ना डालते हुए, जैसे जो पौधा है उसकी जड़ में यहाँ पर ड्रॉप करके पानी गिरता है, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है जैसे नदियां हो गई, तालाब हो गए, इनको गंदा नहीं करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। Now, next question is describe the contribution of Guru Tegh Bahadur to Sikh हिस्ट्री। सिख जो समाज है उनकी हिस्ट्री जो है उसमें गुरु तेग बहादुर का क्या रोल था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर वॉज 9 सिख गुरु। जो 9वें सिख के गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने अपोज किया, अपोज करना मतलब रोका, किसको, फोर्स रिलीजियस कन्वर्शन। एक धर्म से दूसरे धर्म में फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट कराया जाता था, जो औरंगजेब के समय में हो रहा था, उसको उन्होंने अपोज किया। एंड डिफेंडेड रिलीजियस फ्रीडम, और उन्होंने डिफेंड किया किसके पक्ष में, वो बोले कि धर्म को चुनने की फ्रीडम, आजादी होनी चाहिए। हिज मार्टिरडम इंस्पायर्ड सिख्स टू मिलिटराइज अंडर गुरु गोविंद सिंह, स्ट्रेंथनिंग द खालसा। तब उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो इससे सिख जो भी थे वो इंस्पायर हुए, उन्होंने मिलिट्री के थ्रू वर्क करना शुरू किया गुरु गोविंद सिंह के अंडर में, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, अब ये खालसा जो है मिलिट्री के तरीके से वर्क करता था और धर्म की रक्षा के लिए वर्क करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड तोडरमल इम्प्रूव द रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर। तोडरमल जो थे ये फिनेंस मिनिस्टर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, अकबर के समय में थे। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तोडरमल इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज लैंड मेजरमेंट एंड रेवेन्यू असेसमेंट। उन्होंने पूरी जो भूमि है राज्य की उसको नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका ढूंढा। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी होता है इनकम, जो भी आमदनी होती थी कितनी है उसको असेस किया, मतलब उसका लेखा जोखा रखा बेस्ड ऑन क्रॉप टाइप एंड फर्टिलिटी। ये जो असेसमेंट या लैंड मेजरमेंट उन्होंने ढूंढा, किस बेसिस पे किया कि किस खेत में कौन सी फसल, किस टाइप की फसल उगाई जाती है, उसकी उपज कितनी है, मतलब फर्टिलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं खेत में फसल लगाई है लेकिन हो नहीं रही, तो फिर टैक्स कैसे वसूलेंगे, राइट। सो ये सारी चीजों को असेस करके अच्छे से एनालाइज करके तब उन्होंने मेजरमेंट का तरीका और रेवेन्यू असेसमेंट का तरीका ढूंढा। ही फिक्स्ड टैक्स रेट्स, उन्होंने क्या किया, टैक्स जो थे ना उनके रेट्स को फिक्स कर दिया। और रिकॉर्ड कीपिंग कि किसने कितना टैक्स दिया, कितना क्या टैक्स लगेगा, उसको लिख कर रिकॉर्ड मेंटेन करने लगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई एंड फेयरनेस इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ भी धांधली नहीं होती थी, जो काम होता था बिल्कुल फेयर तरीके से होता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट 3 मेन फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। विजयनगर साम्राज्य जो था वहां पे जो आर्किटेक्चर है,
जो मूर्तियां बनी है या मंदिर वगैरह बने हैं उसके बारे में हमें 3 मेन फीचर्स बताने हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर टॉल गोपुरम्स, टेम्पल गेटवे। टेम्पल के जो गेटवे होते हैं, मंदिर हुआ करते थे, वो बहुत लंबे लंबे बनाए जाने लगे। पहला वो हो गया आर्किटेक्चर का फीचर। देन ऑर्नेट पिलर्स एंड मंडप्स, मंडप्स जो हुआ करते थे, हॉल्स जिसे बोलते हैं मंदिर में, उसे बहुत सुंदर से पिलर्स को और मंडपों को सजाया जाता था। यूज ऑफ ग्रेनाइट एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स डिपिक्टिंग मिथोलॉजी, जो ग्रेनाइट के पत्थर यूज होते थे उनके ऊपर बहुत सारी खुदाई करके, कार्व करके मिथोलॉजी, जो हमारे पुराणों में कहानियां हैं, उनको डिपिक्ट किया जाता था। हम्पी रिमेन्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट शोकेसिंग दिस स्टाइल। यूनेस्को का एक ये हेरिटेज साइट है, कौन सा? हम्पी। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारा जो इसका स्टाइल है वो बहुत फेमस है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ या जो हमारी जीवन है या एनवायरमेंट है उसको डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को अगर हम काटते हैं तो कैसे इम्पैक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की मात्रा को कम करना काट कर, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज हैबिटेट, जो वहां पे जीव जंतु रहते हैं उनका ये घर होता है, हैबिटेट मतलब घर, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पेड़ों के काटने से। फिर लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो भी जीव जंतु वहां रह रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, उनमें कमी आती है। सॉइल एरोशन होता है, सॉइल एरोशन मतलब मिट्टी, क्योंकि पेड़ों की जड़ से मिट्टी बंधी होती है, जैसे हम पेड़ काटते हैं तो बारिश आने से वो मिट्टी बहकर चली जाती है। रेनफॉल का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है। ह्यूमन सफर करते हैं एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड, जो फसल है वो कम होती है। वाटर शॉर्टेज होता है और नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे साइक्लोन्स वगैरह हमने देखा था, फ्लड देखा था, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, ठीक है। सो एक्सप्लेन 5 डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। आपको 5 डिफरेंसेस बताने हैं। सो जैसे पहला हो गया यहाँ पे रीजेनरेशन, इसमें रिन्यूएबल जो है वो विद इन शॉर्ट टाइम रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको रीजनरेट होने में, एग्जांपल कोल। फिर अवेबिलिटी, रिन्यूएबल जो है एबंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल फाइनाइट है, यानी लिमिटेड है। एग्जॉस्टिबल है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ठीक है, कम है, सीमित मात्रा में है। और एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले, ठीक है। देन सस्टेनेबिलिटी मतलब कैसे जुडिशियसली, अच्छे से यूज करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सके। सो रिन्यूएबल सस्टेनेबल यूज पॉसिबल है। नॉन रिन्यूएबल में एक बार अगर हम चीज यूज कर ले, जैसे पेट्रोल अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं तो ये दोबारा कभी भी यूज नहीं हो सकता, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है ना। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी होती है, इससे पोल्यूशन कम होता है। नॉन रिन्यूएबल, इससे ग्रीन हाउस गैसेस कॉज होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये 4 ही हुए डिफरेंसेस, 1, 2, 3 एंड 4। एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर 5वां, एक सेकेंड ये इरेज कर देती हूँ मैं। तो एक ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं, फ्यूचर नीड। सो प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंश्योर्स लॉन्ग टर्म बैलेंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था डिस्क्राइब 5 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, उसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने। जैसे पहला, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जो एक केंद्र की सरकार हुआ करती थी या इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था जो सेंटर से पूरी चीजों को संभालता था। एम्पेरर हैड सुप्रीम पावर ओवर मिलिट्री एंड सिविल मैटर्स। मनसबदारी सिस्टम, ऑफिसर्स रैंक्ड एज मनसबदार रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रूप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जागीर सिस्टम में मनसबदार को लैंड, जागीर दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बट ओनरशिप जो होता था वो स्टेट, राज्य के पास रहता था। प्रोविंशियल डिवीजन, एम्पायर डिवाइड्स इनटू सूबास, और इसे हम प्रोविंस भी कहते थे, हेडेड बाय सूबेदार। एम्पायर, मान लो ये पूरा साम्राज्य है, इसके छोटे छोटे, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वैसे ही यहाँ पे सूबास हुआ करते थे, इंग्लिश में इन्हें प्रोविंसेस बोलते हैं। रेवेन्यू रिफॉर्म, अभी मैंने बताया टोडरमल ने, एक्यूरेट लैंड मेजरमेंट और टैक्स असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी इंप्रूविंग फेयरनेस। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी जो मुगल एम्पायर के समय में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प करती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर 5 रिसोर्सेज बताने बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड एक्सॉस्टिबिलिटी, गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। जैसे बायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, इनको हम बायोटिक बोलते हैं, जिनमें प्राण हो, लिविंग हो। एबायोटिक मतलब जिसमें नॉन लिविंग हो, कोई प्राण ना हो, जान ना हो, जैसे वाटर, मिनरल एंड मेटल। फिर तीसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रीजनरेट हो जाते हैं नेचुरली, सनलाइट, विंड, फॉरेस्ट।
नॉन रिन्यूएबल जो फाइनाइट है, लिमिटेड है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। फिर यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, जो एक किसी जगह पे पाए जाए, लोकलाइज्ड, और इसका मतलब हुआ कि पूरे हर जगह फैले हुए, जैसे एयर और सनलाइट ये हर जगह पर है, फाउंड एवरीवेयर। एंड लोकलाइज्ड गोल्ड ऑयल जो है ये लिमिटेड जगह पर पाए जाते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज। Then next question is explain 5 measured causes of decline of विजयनगर एम्पायर। विजयनगर जो साम्राज्य था जिसे हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था, उसके खत्म होने के क्या कॉजेस थे, कारण थे, वो हमें बताने हैं। जैसे तलीकोटा का जो बैटल हुआ, डिफीटेड अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, वीकेंड द एम्पायर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हम्पी, हमने देखा था कि हम्पी का डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमिक और कल्चरल हब था ये हम्पी, वही खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मिलिट्री को लॉस हुआ, आर्मी सेवियरली रिड्यूस आफ्टर डिफीट। फिर इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अपने में ही इनकी लड़ाइयां होती रहती थी कि अभी एक राजा है, उसकी डेथ हो गई तो कौन राजा बनेगा, तो इसके लिए सक्सेशन के लिए लेकर लड़ाइयां होती थी। यूनिटी नहीं थी, एकजुटता नहीं थी। फिर राइज ऑफ राइवल्स, जो दुश्मन थे वो अब स्ट्रांग होते जा रहे थे। दिल्ली सल्तनत का ग्रोथ हो रहा था और अदर पावर्स भी इनके जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करते जा रहे थे। Okay, now fifth question is discuss 5 steps that can be taken at the community level to conserve natural resources. Natural resources को conserve करने के लिए हमें 5 कम्युनिटी लेवल के स्टेप्स बताने। कम्युनिटी मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वो सब मिलकर काम करें। तो जैसे पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करना ताकि डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज में हम हेल्प ले सकें। एफोरेस्टेशन मतलब दोबारा से पेड़ों को लगाना। रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ये एंड है ना, आप यहाँ एंड लिख सकते। फिर है रिसाइकलिंग एंड रीयूज, इसमें क्या होता है, वेस्ट को रिड्यूस करना और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर को कम करना। फिर एफिशिएंट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, लोगों में जागरूकता फैलाना, जैसे लोगों को एजुकेट करना अबाउट सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। जो मार्क्स जिस तरीके से दिए गए हैं उसी हिसाब से हमें आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, जैसे कोई क्वेश्चन अच्छा आ रहा है और वो 1 मार्क्स का है तो ऐसा नहीं उसमें बहुत ज्यादा हम लिख दिए, मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आप चाहें तो डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। डायग्राम्स कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे इस वाले एक क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो एक ऐसे आपने सर्कल बनाया, ठीक है। अब यहां पर ये जो हेडिंग है ना, इसको आप इसमें लिख सकते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन स्टेप्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें एरोज बना के कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5। अब ये हेडिंग इसमें लिख दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन water harvesting, okay, then afforestation, ये टेढ़ा मेढ़ा लिख रही हूँ, आपको सही से लिखना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। फिर है रिसाइकलिंग एंड रीयूज, देन एफिशिएंट इरिगेशन, and then awareness campaign. ठीक है, इस तरीके से आपने पॉइंट्स लिख लिया। चाहो तो इनको भी सर्कल में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे सर्कल्स बना सकते हो और या बॉक्सेस बना सकते हो, जितना टाइम है आपके पास उस हिसाब से। ये गंदी राइटिंग में लिखा है, आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको सुंदर से बनाना है। ये एक आइडिया आपको मिल गया। उसके बाद 5 पॉइंट्स को ऐसे लिख के और इनके आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मैम देंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। और कैसा लगा क्वेश्चन पेपर, प्लीज लेट मी नो, ताकि आगे अदर सब्जेक्ट्स के बनाऊं तो आपको और हेल्प मिल सके, या फिर जो चेंजेस हो रिक्वायर्ड वो मैं कर सकूं। Okay, so with this I am done with the first sample paper, that is for social science. Please let me know if you want sample paper for other subjects. Okay, so we'll meet soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.